सुप्रभात छात्राओं, कक्षा 11 के आज के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो भाग 1 का अंतिम चैप्टर है और वो है उपग्रहों की गति, पलायन वेग। ठीक है, दैट इज़ मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड द कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह माने सैटेलाइट। तो वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। जो पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वे भू उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? वह चंद्रमा है। उपग्रह की गति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली गतियों के समान है। उपग्रह की गति वृत्ताकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार होती है। 1957 के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप भारत समेत कई देशों ने दूरसंचार, भूभौतिकी, मौसम विज्ञान आदि क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोग के लिए पृथ्वी की कक्षा में भू उपग्रहों को स्थापित किया है, जिन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। और हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, चंद्रमा, और आर्टिफिशियल बहुत सारे हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से बने हुए सैटेलाइट बहुत है, जिसके द्वारा हम टीवी और ये सब देख सकते हैं। डिफेंस सिस्टम में इसका यूज़ होता है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे हैं। अब सबसे पहले हम उपग्रहों की कक्षीय चाल निकालेंगे, क्योंकि उपग्रह एक हाइट पर आपके, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का ये द्रव्यमान है एमई, और ये उसका रेडियस है, मतलब त्रिज्या है आरी, और उसके हाइट एच पर। तो यहाँ से सेंटर से कितनी दूरी हो गई? आरी प्लस एच पे हमने एक वस्तु मतलब सैटेलाइट को वहाँ पर रखेंगे। इसकी हाइट कितनी है पृथ्वी तल से? एच हाइट है। और किस वेग से चल रहा है? यू नॉट वेग से चल रहा है। तो चित्र 13.1 के अनुसार पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह आरी प्लस एच, देख रहे हैं, त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थापित किया गया है। आरी क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है, और पृथ्वी का केंद्र O तथा द्रव्यमान me है। अब हम r लेंगे, वो टोटल लेंथ होगी आरी प्लस एच। त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में स्थापित उपग्रह की चाल हमने कितनी ले ली? v नॉट, और उसका द्रव्यमान, जो सैटेलाइट जो उपग्रह हम लगा रहे हैं उसका सैटेलाइट कितना है? m। बस उसका सैटेलाइट का द्रव्यमान कितना है? m। तो उपग्रह पर कार्य करने वाले अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, mv²/r होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? mv²/re प्लस एच, क्योंकि अब दूरी कितनी है? re प्लस एच, इतनी दूरी इसको कवर करनी है। और पृथ्वी तथा उपग्रह के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होता है? F=gm1m2/r²। तो उसी को रखा हमने। m1 कितना है मेरा? me, और m2 कितना है? m। me क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, और m क्या है? उपग्रह का द्रव्यमान, और अंदर नीचे क्या होगा? re प्लस h²। तो कक्षा में गति करने वाले उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अतः समीकरण दोनों को हम बराबर करेंगे। जब हम दोनों को बराबर करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से? देखिए, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए बच्चों, mv²/re प्लस एच, ये किसके बराबर हो गया? अभिकेंद्र बल जो आया था वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो गया। अब ये कटा, तो मेरे पास v0² किसके बराबर आया? gmem re प्लस एच के बराबर। ठीक है, तो v0 कितना होगा आपका? gme ओवर re प्लस एच। थोड़ा लेंथ कर ले। ठीक है, तो हमें पता है कि GE मतलब ये GE क्या है आपका? गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना होता है? gme ओवर re², ये पता है हम। तो हम क्या कर सकते हैं? हम gme की मान यहाँ से निकाल सकते हैं, वो होगा GE इंटू re²। ये जो है इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो मेरा v0 कितना होगा? GE re² / re प्लस एच, इसका
रूट। अब आर ई स्क्वायर है तो एक आर ई बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी ई ओवर आर ई प्लस एच। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर निकाल रखी है, वी नॉट इज इक्वल टू आर ई जी प्लस एच। ये दो फार्मूले आपके पास आ जाते हैं, दो फार्मूले हमने निकाले हैं, एक आपका ये फार्मूला आया है और एक आपका ये। तो हम जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से करते हैं। अब यदि उपग्रह पृथ्वी तल से अति निकट है, मतलब आर ई बहुत बहुत बड़ा है एच से, एच बहुत छोटा है क्योंकि हाइट बहुत कम है, बहुत निकट है, तो इस समीकरण में हम एच को हटा देंगे तो मेरे पास ये डायरेक्ट समीकरण आ जाएगा। पहला मेरा क्या आ जाएगा इससे एच हटाने पर, जी एम ई ओवर आर ई, और अगर मैं इसमें से हटाती हूँ तो ये हो जाएगा जी ई ओवर आर ई का रूट। ये आपके दो फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, अब आर ई को अगर मैं अंदर ले जाऊँ, क्योंकि एक आर ई इसमें बाहर चल रहा है, इसको मैं अंदर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा जी ई लगा सकती है अर्थ के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है जी लगाने में, आर ई स्क्वायर ओवर आर ई, तो एक से ये कटा, मेरे पास बचा जी ई आर ई। ठीक है, ये एक आपका फार्मूला भी आ जाता है। तो ये हमारे वेग का फार्मूला आता है। पृथ्वी के अधिक निकट उपग्रह के लिए उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होगी, ये अति निकट के लिए फार्मूला नया बन जाएगा। अब इसमें अगर आप वेव वैल्यू डालेंगे जी की 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 9.8 होती ही है, और आर ई का 6.4 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, तो आपका वी नॉट का मान कितना आता है, 10 × 6.4 × 10⁶। 6 कहाँ से आया, यहाँ ये वैल्यूज़ डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पृथ्वी के अति निकट किसी कक्षा में स्थापित उपग्रह का कक्षीय चाल कितना होगा, वी नॉट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन जो हमको करना है वो है भूतुल्यकाली उपग्रह, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होता है, देखिए वो सेटेलाइट जिसका जो एक चक्कर पृथ्वी का काटने में कितना समय लगे, 24 घंटे। ठीक है, मतलब उतना ही जितना अर्थ को या पृथ्वी को लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी कंडीशन में अपनी पोजीशन को नहीं बदलेगा। तो पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में किसी कक्षा में स्थापित उपग्रह को जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्ण करने के आवर्तकाल के बराबर हो, भूतुल्यकाली उपग्रह कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर मैं उसका भी जो टाइम पीरियड है घूमने का, एक चक्कर काटने का पृथ्वी के चारों ओर, वो 24 घंटे है, और पृथ्वी भी एक चक्कर काटती कितने हैं, तो 24 घंटे में। तो दोनों का एक ही जैसा जो है वो टाइम पीरियड लग रहा है, मतलब दोनों एक ही चाल से चलेगी, क्योंकि एक ही दूरी वो नाप रही है, वो भी घूम के उतनी नाप रही है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर चलेंगे। जैसे आप दो दोस्त मान लीजिए, दो दोस्त साइकिल पे चल रहे, एक जैसी स्पीड पे चल रहे हो ना, एक ही समय पे घर जा रहे हो, एक ही रूट पे जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आप दोनों एक दूसरे को सामने सामने देख पा रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ हो जाएगी कि जैसे हमने अगर मान लीजिए भारत के सामने कोई हमने अगर एक उपग्रह लगा दिया है, तो वो भी उसी चाल से उसी समय में अंतराल में चल रहा है जैसे कि हमारी पृथ्वी, मतलब जैसे अभी सुबह हुई, अभी 6 बज रहे, 7 बज रहे, 8 बज रहे, फिर रात हो रही, शाम हो रही, ये जो सर्कल चलता है, इसी सर्कल में आपका जो है वो उपग्रह भी चलेगा। ठीक है, तो अगर वो आकाश में जहाँ भी अगर वो भूतुल्यकाली जो है उपग्रह है तो उस जगह स्थित होगा, उसका भी समय अंतराल 24 घंटे एक चक्कर काटने का, पृथ्वी का भी 24 घंटे है। तो अगर वो इंडिया के सामने है तो सुबह भी इंडिया के सामने होगा, शाम को भी इंडिया के सामने होगा, वो आपका रात को भी इंडिया के सामने होगा, मतलब हर वक्त वो इंडिया के सामने ही होगा। अगर वो अमेरिका के सामने है सेटेलाइट तो सुबह भी अमेरिका के सामने होगा, दोपहर को भी अमेरिका के सामने होगा, मतलब उसी के सामने रहेगा। तो इनको हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कहते हैं। ठीक है, तो घूर्णन करने का आवर्तकाल के बराबर हो तो भूतुल्यकाली उपग्रह कहलाती है। भूतुल्यकाली जियो स्टेशनरी उपग्रह का आवर्तकाल लगभग 24 घंटे का होना चाहिए। भूतुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के किसी बिंदु से देखने पर स्थिर प्रतीत होता है, यही मैं बताने की आपको बता रही थी कि वो स्थिर प्रतीत होता है। माना भूतुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है, h है, तथा आवर्तकाल t है, तो t का मान हम कैसे निकालेंगे, t का डायरेक्ट फार्मूला होता है, t क्या होता है, दूरी, ये जो है ये वैल्यू हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये वैल्यू हमको कहाँ से मिलती है, ये जो आवर्तकाल का सूत्र होता है। ठीक है, ये आवर्तकाल का बेटा सूत्र होता है।
तो t इजिकल टू 2 पाई आर ई प्लस एच की घात 3/2 ओवर आर ई इंटू रूट जी। ये जो है ये आपका टाइम पीरियड निकालने का सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम आर ई प्लस एच को एक तरफ ले जाएंगे। इसको मैं सॉल्व करके आपको बेटा दिखाती हूँ। ठीक है, तो t कितना होगा, t इजिकल टू 2 पाई आर ई प्लस एच की घात 3/2 अपॉन आर ई रूट जी। तो इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करते ही, क्योंकि यहाँ पर 3/2 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, टी स्क्वायर इजिकल टू 2 पाई आर ई प्लस एच ओवर आर ई ओवर जी। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर घात कितनी है 3, ये मेरा बनकर आएगा। अब यहाँ से मैं आर ई प्लस एच को अगर निकालना चाहूँ, टी स्क्वायर इंटू आर ई रूट जी ओवर 2 पाई। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर स्क्वायरिंग हुई है तो इसकी भी स्क्वायरिंग हो गई है, इसकी भी स्क्वायरिंग हो गई है, इसकी स्क्वायरिंग हो गई है। ठीक है, और आपकी जो है वैल्यू हो गई है 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें से जो है आर ई प्लस एच का मान निकालना है, तो वो क्या होगा, इस पूरे का 4 पाई स्क्वायर की घात 1/3, क्योंकि यहाँ 3 था, यहाँ जाके क्या बन जाएगा 1/3। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा बड़ा मैं लिखी हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह से जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या वैल्यू डालेंगे। हमें टी का मान पता है, टी कितना होता है 24 घंटे, जी कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड पर, और आर ई जो त्रिज्या है पृथ्वी की वो कितनी है 6.4 × 10⁵ मीटर रखने पर एच का मान, अगर मैं एच का मान निकालना चाहूँगी तो यहाँ पर भी वैल्यू डालूँगी, टी को भी डालूँगी, आर ई को डालूँगी, जी को डालूँगी। ये सब डालने पर मुझे एच का मान कितना मिलेगा, एच का मान होगा 5800 किलोमीटर। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि टी का मान रखिए। ठीक है, टी का मान रखिए 24 घंटे, आर ई का मान रखिए। ठीक है, और जी का मान, और फिर सॉल्व करके मुझे पूरा विस्तृत करके दिखाइए कि कितना वैल्यू इसकी आती है। अर्थात पृथ्वी तल से 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के विषुवत तल पे किसी कक्ष में स्थापित उपग्रह भूतुल्यकाली उपग्रह की तरह व्यवहार करता है। चूँकि तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के अपने अक्ष के परिध घूर्ण काल के बराबर होता है, अतः यह पृथ्वी के किसी बिंदु से देखने पर स्थिर ही दिखाई देता है। इस कक्षा में स्थापित करने के लिए शक्तिशाली रॉकेटों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति परिसर 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज है, क्रांतिक आवृत्ति से कम है, अतः ये तरंगे वायुमंडलीय के आयनन मंडल से परिवर्तित हो जाते हैं तथा एंटीना का प्रयोग करके रेडियो तरंगों का प्रसारण दूर तक किया जा सकता है। ठीक है, किंतु दूरदर्शन प्रसारण के संचारण में उपयोग करने आने वाली तरंगें बहुत अधिक आवृत्ति की नहीं होती, अतः वह वायुमंडलीय के आयनन मंडल को पार कर जाती है। इनका प्रसारण करने के लिए प्रसारण केंद्र के ऊपर स्थापित तुल्यकाली उपग्रह को स्थिर प्रतीत होना होता है। इन सिग्नलों को ग्रहण करने के लिए पृथ्वी के बड़े क्षेत्र पर प्रसार का कार्य किया जाता है। तो भूतुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ना है वो है पलायन ऊर्जा और पलायन वेग, एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा से पार हो जाता है। ठीक है, तो पलायन वेग से पिंड को फेंकने के लिए पिंड को दी गई ऊर्जा पलायन ऊर्जा या एस्केप एनर्जी कहलाती है।
पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U कितनी होती है, -GMEM/RE। ये आपको याद कर लेना है, ये हमने करा था उसमें, ठीक है, अपने लास्ट उसमें लेक्चर में। जहाँ G गुरुत्वीय नियंत्रण, ME पृथ्वी की मात्रा, RE पृथ्वी की त्रिज्या तथा M पिंड का द्रव्यमान है। पिंडों को पृथ्वी की सतह से अगर इन्फिनिटी तक लाने के लिए, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब अनंत से अनंत तक लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, 0 से यहाँ तक लाने, क्योंकि हमें पता है कि अनंत पे हम ऊर्जा कितनी मान के चलते हैं, 0 चलते हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा 0 - GMEM/RE², क्योंकि अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यह ऊर्जा पिंड का पलायन ऊर्जा होती है। मान लिया पलायन वेग आपकी VE है, तो पलायन ऊर्जा कितनी होगी, GMEM/RE। तो पिंड के वेग, पलायन वेग V के कारण प्राप्त होती है। अब हमें पता है कि पलायन में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ½ mv²। तो ½ mv² किसके बराबर होगा बच्चों, ½ mv² बराबर होगा आपका GMEM/RE। इसके जो हमारा है इसके बराबर होगा, इसको भी E लेके चलते हैं, ठीक है। अब M से M कटा आपका, तो VE² = 2ME/RE, ठीक है। तो V कितना हो गया, VE आपका हो गया है 2ME/RE। VE का मान हम निकाल रहे हैं। हमें पता है स्मॉल g, अभी भी इसको इस्तेमाल किया था हमने, ME/RE²। तो VE कितना होगा, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम GME का मान निकालेंगे। ये सॉरी मिस हो रहा है हमसे, ये GB है। तो GME का वैल्यू है 2। GME की जगह हम क्या लिख सकते हैं, RE² G/RE, ठीक है, ये कटा। तो VE कितना मेरा आया, 2RE, यहाँ पर GE का मान इस्तेमाल कर रहे हैं, RE, ठीक है। तो ये मेरा मान आया। तो पलायन वेग कितना हो गया, मेरा पलायन वेग VE हो गया है 2GME/RE = 2GE/RE। अब इसमें अगर आप वैल्यू डालेंगे, GE की 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, RE की 6.4 × 6 मीटर, तो पृथ्वी के पलायन वेग कितना होगा, सारी वैल्यू डालिए और सॉल्व करके इन्होंने निकाला। ये आया आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब किसी पिंड को पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रेक्षित करने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र से वो आपके बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यही फिनिश करता है। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम शुरू करने वाले हैं सेकंड पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। आपको कोई भी समस्या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़िए, असाइनमेंट दिया जाएगा उसको पढ़िए, और कोई समस्या हो तो मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।